आज का जो विषय रहेगा हमारा वो संतान से संबंधित रहेगा। संतान नहीं हो रही। राधे राधे सर। राधे राधे जी। संतान नहीं हो रही उसका क्या कारण हो सकता है? क्योंकि जो भी व्यक्ति जन्म लेता है उसके पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के आधार पर ये जन्म हमें मिलता है, और उसी के आधार पर हमें जो इस जीवन में रिलेटिव मिलते हैं वो सब पूर्व जन्म के आधार पर मिलते हैं। संतान सुख है, माता का सुख है, पिता का सुख है, ये सब अपने कर्मों पर डिपेंड होता है। अब शादियां हो जाती हैं लेकिन संतान नहीं होती, उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। कुछ मेडिकल कारण होते हैं, कुछ अपने जो कर्मों के कारण होते हैं। ओके। तो संतान का न होना ये कई प्रकार से, कुछ इनको श्राप बोलते हैं, बद्दुआएं बोलते हैं, श्राप बोलते हैं। तो क्या कारण होता है कि उस कौन कौन से ऐसे श्राप हैं, ऐसी बद्दुआएं हैं, ऐसे बैड ब्लेसिज हैं जिसके कारण हमें संतान की प्राप्ति नहीं होती है, संतान सुख नहीं होता है। उसमें माता, पिता, देवता या कोई ब्राह्मण जिनके साथ हमने अच्छा व्यवहार ना किया हो, उसके कारण हमें संतान सुख में कमी आती है। ये हम सभी को पता है। संतान के लिए पंचम भाव होता है। कुंडली के पंचम भाव से हम संतान को देखते हैं, और जो ग्रहों में संतान का कारक है वो बृहस्पति है। एक बात तो सीधी सी हुई कि जब कुंडली का पंचम भाव या पंचम भाव का स्वामी और गुरु यदि ये पीड़ित होंगे तो कहीं ना कहीं संतान होने में समस्याएं आती हैं, और उन्हीं के कारण हमें आगे वो डिवाइड कर दिया गया है ज्योतिष में कि क्या क्या हमें श्राप हो सकते हैं, किनका श्राप हो सकता है जिससे हमें संतान होने में समस्याएं होती है, विलंब होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, एक 4-5 सूत्र हैं, इनमें सूत्र तो बहुत सारे हैं। सूत्र इतने हैं कि सारे उनको याद करना, उनको लगा के देखना मुश्किल हो जाता है, लेकिन कुछ सूत्र लिखवाएंगे आपको, आप लोग चेक कर सकते हैं कि इनके कारण संतान सुख में नहीं हो रहा। सबसे पहले सूत्र लिखेंगे पहला, पंचम भाव। पंचम भाव, पंचम भाव का स्वामी कुंडली में पंचम भाव है, और पंचम भाव का स्वामी कोई भी हो सकता है कुंडली के अनुसार। पंचम भाव और पंचम भाव का स्वामी और बृहस्पति, और बृहस्पति पाप ग्रह से दृष्ट हो, यानी कि इनके ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि हो। पाप ग्रह कौन से? शनि, मंगल, राहु, केतु, यानी कि पंचम भाव, पंचम भाव के स्वामी और बृहस्पति, इन तीनों पर यदि पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो इनको देवता श्राप बोला जाता है, यानी कि देवताओं के श्राप के कारण उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, या आप इसे आप ब्राह्मण श्राप भी कह सकते हैं।
विपर श्राप। अगला है पंचमेश। सेकंड सूत्र है, पंचमेश मंगल के साथ हो। पंचमेश कहीं भी कुंडली में बैठा हो मंगल के साथ। छठे घर का स्वामी उनको देखे, यानी कि कुंडली में पंचमेश और मंगल एक साथ बैठे हों और छठे घर का स्वामी उनको देखे। किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो तो शत्रु का श्राप होता है। शत्रु के श्राप के कारण संतान नहीं होती। कई बार क्या होता है कि हमारे शत्रु होते हैं वो कमजोर हैं, लेकिन उनके साथ बुरा करते तो क्या कर सकता है वो एक बद्दुआ ही दे सकता है। एक कमजोर व्यक्ति क्या कर सकता है, एक बद्दुआ ही दे सकता है, और वो बद्दुआ ही एक श्राप होती है। तो शत्रु के श्राप से संतान नहीं होती। अगला है यदि नवम भाव में पाप ग्रह बैठे हों, नवम भाव में पाप ग्रह बैठे हो। पाप कौन से? शनि, मंगल, राहु, केतु। नवम भाव में पाप ग्रह बैठे हो, पंचमेश शनि के साथ हो। सर थोड़ा एक बार और बताएंगी, और कौन कौन से थे? मंगल, शनि और कौन सा था? मंगल, शनि, राहु, केतु, इनको पाप ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है। शनि, मंगल, राहु और केतु, इनमें से कोई भी या दो ग्रह नवम भाव में बैठे हों, पंचमेश यानी कि पंचम भाव का स्वामी पंचमेश, फिफ्थ लॉर्ड, वो शनि के साथ हो, वो शनि के साथ हो त्रिकोण में। त्रिकोण होता है पंचम और नवम भाव को त्रिकोण बोलते हैं। पंचम और नवम भाव को त्रिकोण में मांदी हो। मांदी ग्रह होता है जो शनि का पुत्र कहा जाता है। मांदी एक ग्रह होता है जो शनि की तरह काम करता है, शनि का पुत्र कहलाता है। जिस समय रावण ने सभी नव ग्रहों को अपने अधीन कर लिया था और हनुमान जी ने छुड़वाया शनिदेव को वहां से, उल्टा लटकाया हुआ था कुएं के अंदर। जब शनिदेव वहां से भागने लगे तो रावण ने अपनी जो खड़ग होती थी उनकी, उससे उनके पांव पर वार किया और उनके पांव से जो खून बहा, उस खून से एक संतान की उत्पत्ति हुई, जिसको मांदे कहा जाता है। ये आपको जो जगन्नाथ होरा जो सॉफ्टवेयर है जिसको हम यूज करते हैं लैपटॉप में, इसमें अपने आप को निकाला हुआ होता है। वो जैसे मैं दिखाता हूँ आपको मांदिक कैसे देखते हैं। यहाँ देखो लिखा हुआ एमडी, लिखा हुआ है यहाँ पे, ये यहाँ पे लिखा हुआ एमडी। सेकंड हाउस में ऊपर लिखा हुआ एमडी और जी के। एमडी यानी कि मांदी, जी के यानी कि गुलिक। गुलिक और गुलिका, ये दो होते हैं, गुलिक और गुलिका।
ये भी एक पापी ग्रह होते हैं। ये ये भी जैसे भूत पिशाच उनकी श्रेणी में आते हैं। गुलिका निकालनी पड़ती है और सॉफ्टवेयर में उसका तरीका होता है निकालने का, लेकिन इस सॉफ्टवेयर में ये पहले से निकाले होते हैं, कैलकुलेशन पहले से की होती है गुलिका। ठीक है। तो मांदी त्रिकोण में हो, त्रिकोण यानी कि पंचम और नवम मांदी हो, यानी कि नवम भाव में कोई भी पाप ग्रह बैठा हो, पंचमेश शनि के साथ हो और त्रिकोण में मांदी हो, तो इससे क्या होता है, पिता के श्राप के कारण, यानी कि पिता के साथ हमने कुछ अच्छा व्यवहार नहीं किया, उसको परेशान किया, कुछ भी उनके साथ ऐसा किया जिससे उनके श्राप के कारण संतान की प्राप्ति नहीं होती। ये पिता के कारण, यानी कि कोई कुंडली हमारे पास आई और संतान नहीं हो रही, तो हम इन योग को देखकर उनको बता सकते हैं कि आपके संतान न होने का ये कारण है, माता है, पिता है, शत्रु है, किसका श्राप है, देवता का श्राप है, किसका श्राप है। क्योंकि अगर संतान नहीं हो रही तो कोई ना कोई तो कारण है उसका। बहुत सारे चीज देखते हैं कि मेडिकली फिट है। मेरे पास एक कुंडली है, शादी को 5 साल हो चुके हैं, डॉक्टरों से टेस्ट करवा लिए, सब कुछ मेडिकली फिट हैं दोनों ही, हस्बैंड वाइफ, लेकिन संतान कंसीव नहीं हो रही। तो कहीं ना कहीं तो कोई दिक्कत है। जो मेडिकली फिट है तो कोई मतलब फिर तो दैवी शक्तियों का प्रभाव है कहीं ना कहीं। और कौन सी कुंडली में, कौन सी कुंडली में दैवीय सहायता से संतान होगी, वो भी आपको बताया जाएगा। हम बता सकते हैं कि आपको दैवीय सहायता लेनी पड़ेगी तभी संतान होगी, नहीं होगी किसी देवता की पूजा पाठ से होगी। आगे लिखिए, माता के लिए माता का श्राप कैसे देखते हैं। चतुर्थ स्थान होता है माता का। हमने पीछे बात की पिता के लिए, नवम स्थान पिता के लिए होता है, चतुर्थ स्थान माता के लिए होता है। चतुर्थ यानी कि फोर्थ, फोर्थ हाउस में, फोर्थ हाउस में यदि पाप ग्रह बैठे हो, फोर्थ हाउस में यदि पाप ग्रह बैठे हो, पंचमेश, फिफ्थ लॉर्ड, फिफ्थ लॉर्ड शनि के साथ, पंचमेश शनि के साथ अष्टम या द्वादश भाव में हो, द्वादश यानी कि 12वें घर में, ट्वेल्थ, ट्वेल्थ हाउस में, 5वें घर का स्वामी शनि के साथ 8th हाउस या 12th हाउस में हो, तो माता के श्राप के कारण संतान नहीं हो रही। माता के श्राप के कारण संतान नहीं हो रही, या माता। सर एक बार और ठीक है, बता दोगे? ठीक है, लिखिए। ओ, हाँ जी। चतुर्थ भाव माता का होता है जी। चतुर्थ भाव में, यानी कि फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस में यदि पाप ग्रह बैठा हो और पंचमेश, फिफ्थ लॉर्ड, फिफ्थ लॉर्ड शनि के साथ, फिफ्थ लॉर्ड शनि के साथ 8वें या 12वें घर में हो, माता के श्राप के कारण संतान नहीं होती। हमने या तो माता के दिल को दुखाया है,
या जो हमारे कर्तव्य है माता के प्रति, हमने उनको सही तरीके से नहीं निभाया। उनकी सेवा करनी है, उनकी आज्ञा पालन करना है, या समय पर उनको जो चाहिए वो नहीं दिया, बीमार है, परेशान है, लेकिन हमारा उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं है। एक बात हमेशा याद रखना, कमजोर व्यक्ति का सिर्फ एक ही हथियार होता है। कमजोर व्यक्ति का एक ही हथियार होता है, वो होती है उसकी दुआएं। अच्छी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। आगे लिखें, पंचम स्थान राहु या केतु से युक्त हो, यानी कि पंचम भाव में राहु या केतु कोई भी एक ग्रह बैठा हो। पंचम भाव में राहु या केतु बैठा हो और पंचम भाव कमजोर हो, या पंचम भाव का स्वामी राहु और केतु के साथ हो, राहु या केतु के साथ, किसी में से एक के साथ। या तो पंचम भाव में राहु या केतु बैठा हो, या पंचमेश राहु या केतु के साथ हो, या पंचमेश साथ में कमजोर हो, तो सर्प दोष के कारण, सर्प दोष के कारण, सर्प दोष के कारण संतान नहीं होती। सर्प दोष के कारण संतान नहीं होती। दो ये हमारे श्राप हैं जिसके कारण संतान होने में समस्या होती है। फिर उसके बाद आता है एडॉप्टेड सन या डॉटर, दत्तक पुत्र। कुछ कुंडलियां ऐसी होती हैं जिनको अंदर संतान को गोद लेने के योग होते हैं, जिनमें संतान को गोद लेने के योग होते हैं। संतान नहीं होती तो अपने किसी रिलेटिव से या कहीं बाहर से संतान को गोद ले लेते हैं। तो उसमें ज्यादा नहीं, दो लिखवाएंगे पहले, उस पर टेस्टिंग करेंगे, फिर आगे दो बाद में लिखवा देंगे। पहला सूत्र लिखिए, पंचमेश पंचमेश सम राशि में हो। सम राशि कौन सी होती है? जो दो से डिवाइड होती है, जैसे दूसरी, चौथी, छठी, आठवीं, 10वीं और 12वीं, वो सम राशि बोलते हैं। और चौथे स्थान में हो, पंचमेश, पंचमेश सम राशि में चौथे स्थान में बैठा हो, यानी कि फोर्थ हाउस में। फिफ्थ लॉर्ड प्लेस्ड इन फोर्थ हाउस इन इवन साइन, यानी पंचमेश चौथे घर में सम राशि में बैठा हो,
तथा शनि के नवमास में हो, शनि के नवमास में हो। शनि का नवमास जी कैसे देखते हैं? जैसे एक कुंडली देखो, ये कुंडली है, इस कुंडली में पंचम घर का स्वामी कौन हुआ? शुक्र, तुला राशि है। पंचमे शुक्र हुआ ना? हाँ जी रमेश जी, हाँ जी, हाँ जी, शुक्र है। आप बिल्कुल बता तो कैसे देखते हैं नवमास? उसके नव कहते हैं बार सूर्य के नवमास में हाँ है, शनि के नवमास में है, वो कैसे देखो? जी, सिंपल है, चलो बड़ी बात नहीं। वो देखो, शुक्र यहाँ पर पंचमेश है। यदि शुक्र नवमास कुंडली में, शनि की राशि कौन सी है? मकर और कुंभ। यदि शुक्र स- शनि की राशि में हो नवमास कुंडली में, तो क्या कहे वो? शनि के नवमास में। मान ले मंगल है, मंगल देखो, मंगल कहाँ बैठा है पे? नवमास कुंडली में मंगल बैठा है शुक्र की राशि में, वृष राशि में बैठा है। तो मंगल क्या हुआ? मंगल शुक्र के नवमास में हो गया। कोई भी ग्रह नवमास कुंडली में जिस ग्रह की राशि में बैठता है, तो वो ग्रह उस ग्रह के नवमास में कहलाता है। जैसे जैसे 10वें का स्वामी गुरु है, 10th लॉर्ड यहाँ पे गुरु है। गुरु किसके नवमास में है? तो चेक करेंगे कि नवमास कुंडली में गुरु कौन से ग्रह की राशि में बैठा है। तो नवमास कुंडली में गुरु बैठा है जी यहाँ पे वृश्चिक राशि में। तो वृश्चिक का स्वामी कौन है? मंगल। तो गुरु किसके नवमास में हुआ? मंगल के नवमास में। आया समझ में? हाँ जी, हाँ सुनील जी, हाँ जी, हाँ जी। लगन कुंडली में, लगन कुंडली में कोई भी जी। ग्रह नवमास कुंडली में जिस राशि में बैठेगा और उस राशि का जो स्वामी है, तो उसका बोले उसके नवमास में बैठे। जैसे मैंने सूत्र लिखा है आपको भी कि पंचमे शनि के नवमास में बैठा हो, इसका मतलब क्या हुआ? लगन कुंडली का जो भी पंचमेश होगा, वो नवमास कुंडली में शनि की राशि में बैठा हो, तो शनि के नवमास में कहलाएगा। जैसे यहाँ अब ये केतु है, केतु बैठे कर्क राशि में। कर्क का स्वामी कौन होता है? चंद्रमा। हम्म। नवमास कुंडली में केतु कर्क राशि में बैठा है। कर्क का स्वामी कौन हुआ? चंद्रमा। यानी केतु चंद्रमा के नवमास में है। सिंपल है तो। जी, जैसे सूर्य है, सूर्य बैठे हैं मेष राशि में। सूर्य नवमास कुंडली में मेष राशि में बैठे हैं, तो मेष राशि के स्वामी कौन हुए? मंगल। तो सूर्य मंगल के नवमास में बैठे हैं। शनि, शनि बैठे हैं मेष राशि में, तो शनि मेष राशि किनकी है? मेष राशि के स्वामी मंगल हैं, तो शनि किसके नवास में बैठ गए? शनि मंगल के नवास में बैठ गए। आगे जब बात करूं भाई, पंचमेश शुक्र के नवास में बैठा हो, यानी कि पंचमेश कोई भी हो, नवास कुंडली में शुक्र की राशि में बैठा हो, तो शुक्र के नवास में कहलाएगा। ठीक है जी, कोई डाउट सुनिए यहाँ पे? नहीं ठीक है जी। सर मुझे तो समझ नहीं आया ये वाला। ठीक है। जैसे सुनो मेरी बात, ये हमारे लगन कुंडली है, ये हमारी नवमास कुंडली है। D9 बोलते हैं नवमास कुंडली को। हाँ जी। तो अब जैसे ये चंद्रमा है, ठीक है, चंद्रमा है। जी। चंद्रमा नवमास कुंडली में कहाँ बैठा है? तुला राशि में। दिख रहा है? तुला राशि में बैठा हो ना? हाँ जी, हाँ जी। जी, हाँ जी।
तुला के स्वामी कौन है? तुला के स्वामी शुक्र हैं। तो चंद्रमा किसके नवमास में हुए? शुक्र के नवमास में। कोई भी ग्रह नवमास कुंडली में जिस राशि में बैठेगा वह राशि का स्वामी कौन है तो उसका नवमास कहलाएगा। देखो जैसे ये है राहु है, राहु यहाँ पे राहु नवमास कुंडली में कहा बैठे हैं? राहु नवमास कुंडली में मकर राशि में बैठे हुए हैं, 10th राशि में। मकर के स्वामी कौन है? मकर के स्वामी शनि है। तो राहु किसके नवमास में हुआ? शनि के नवमास में हुआ। बुध है, बुध नवमास कुंडली में कहा बैठे हैं जी? बुध नवमास कुंडली में बैठे हैं कुंभ राशि में। कुंभ के स्वामी कौन है? शनि। तो बुध किसके नवमास में बैठ गए? शनि के नवमास में बैठ गए। समझ में आया? हाँ जी। साधना हाँ जी सर, समझ आया? अब कुछ कुछ आ गया। नहीं, अब कहाँ समझ नहीं आया आपको? बताओ सर मुझे एक डाउट है। बताओ। सर ये जो अपन लगन देखते हैं तो हाँ जब जी। ग्रह कुंडली बनती है हाँ जी। तब भी देखते हैं कि अभी प्रेजेंट वाला देखते हैं? क्या? जब लगन कुंडली अपन देखते हैं किसी का हम्म। वो प्रेजेंट वाला देखते हैं कि जब जो पत्री में बनी होती है उसको देखते हैं? उसको देखते हैं जिस समय व्यक्ति का जन्म हुआ, हाँ। जिस समय व्यक्ति का जन्म हुआ उस समय की उन्हें डेट डाली, उस समय का उन्हें टाइम डाला, उसका जन्म स्थान डाला, जो कुंडली बनेगी उसको देखते हैं। और ये नवांश उसी से टैली करते हैं क्या? नवमास उसी से निकलती है। जब व्यक्ति का जन्म होता है उस समय, जन्म समय, डेट ऑफ बर्थ, उसका जन्म स्थान, जी। जो को कुंडली बनेगी उसी कुंडली के आगे 16 कुंडली बनेगी। नवमास है, सप्तमास है, 10 मास, उसी की बनेगी सब वो। उसी के आधार पर देखते हैं पूरा? हाँ हाँ, उसी का आधार है। और लगन कुंडली की ही सारी कुंडलियां, लगन कुंडली की आगे 15 कुंडलियां बनती हैं। जन्ममास है, 10 मास है, सप्तमास है। जी। ठीक है ना? हाँ जी सर। जिस समय बच्चे का जन्म होता है जो कुंडली बनती है, जो 15 कुंडलियां शेष रहते हैं वो सारी कुंडलियां उस लगन कुंडली के आधार पर ही बनती हैं, उसी की वो पार्ट होती है। जी। नवमास क्या है? यानी कि 12 राशियां होती हैं, 12 राशि होती है, और एक राशि 30 डिग्री की होती है। जी। ठीक है जी? जी। तो 12 3 36, 360 डिग्री का हो गया सारा ये टोटल। ठीक है? हाँ, ऑल ओवर जो है इनका सर डिग्री 360 डिग्री हो गई। हाँ, तो 360 डिग्री होगी इनकी। जब नवमास निकालेंगे हम, यानी कि एक राशि में 30 डिग्रियां होती हैं, 12 या 36, 360 डिग्री की पूरी ये 12 12 राशियां पूरा सर्कल बन जाता है, पूरे सर्कल। ठीक है? 360 डिग्री का जो नवमास बनती है ना, जो नवमास कुंडली है, नवमास कुंडली हमारी जो 9th हाउस है, जो कुंडली का 9th हाउस है, ये 9th हाउस हमारे भाग्य का होता है। हाँ जी। व्यक्ति का भाग्य कहाँ से देखते हैं? 9th हाउस से देखते हैं। व्यक्ति की धार्मिक विचारधारा वो 9th हाउस से देखते हैं। पिता है 9th हाउस से देखते हैं, लंबी यात्राएं 9th हाउस से देखते हैं। विशेषतः ये भाग्य के लिए देखा जाता है। तो भाग्य का और सूक्ष्म रूप से देखने के लिए, और सूक्ष्मता से देखने के लिए 9th हाउस को आगे डिवाइड कर दिया नवमास में।
यानी कि 30 डिग्री के 9 हिस्से कर दिए। ठीक है जी। हाँ सर। उसमें बनेगी 3 डिग्री 20 मिनट का कुछ ऐसा बनेगा, 3 डिग्री 20 मिनट की बनेगी एक राशि। तो उसको 12 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करेंगे। जी। 2 या 6, 12 दूनी 24, 24 2 डिग्री 30 मिनट की बनेगी। 2 डिग्री 30 मिनट। 12 दूनी 24, 24 का वो 12 का वो हाफ। कुछ ऐसा बनेगी, मतलब कि इसके आसपास बनेगी। उसका नौमास बनेगा फिर। तो नौमास क्या है? तीन बीस, हाँ, इसके आसपास बढ़ती है। तो जो नवमास है वह नवम, जो तुम्हारा नवम भाव है, नवम भाव का वो आगे फर्दर उसका सूक्ष्म रूप है। नवमास में हम ग्रहों की पावर को देखते हैं। तो ऐसे 10 मास कुंडली है, उसके आगे डिवाइड करें 10 हिस्सों में। तो सर 10 मांस जो है ना करियर के लिए होता है क्या? 10 मास कैरियर के लिए होता है, 10 मास हमारे मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए होता है, हमारे पद प्राप्ति के लिए होता है। आप कौन सा कर्म करेंगे, कैसा कर्म करेंगे, जॉब करेंगे तो कौन सी करेंगे, व्यापार करेंगे तो कैसा करेंगे, आपके कर्म में उत्थान कितना होगा। एक व्यक्ति जब जन्म लेता है तो उसकी एक इच्छा होती है कि मैं कहाँ तक आगे बढ़ पाऊंगा। तो वो चीज देखने के लिए कि व्यक्ति, एक वो बच्चा है, इसका जन्म होता है गरीब परिवार के अंदर, लेकिन वो आईएएस आईपीएस बन जाता है, वो अच्छा पॉलिटिशियन बन तो जाता है। तो दसमान समय बताते हैं कि ये व्यक्ति कहाँ तक तरक्की, कहाँ तक सफलता को प्राप्त करेगा। इसके मैंने कुछ सूत्र लिखवाए थे पहले, आपको याद होंगे। हाँ सर, लिखवाए थे आपने। जैसे हम चेक करेंगे कि जिस बच्चे का जन्म हुआ तो उसके जन्म समय की दशांतर कौन सी है, क्या वो दसम भाव से रिलेट कर रही है, या दसम भाव में बैठे हुए ग्रह या कोई दृष्ट करने वाले ग्रह क्या 10 मास कुंडली में मकर राशि के संबंध बना रहे हैं। ये मैंने पहले लिखवाया था आपको। हाँ, आपने लिखवाए थे सर। ठीक है ना। तो देखते हैं कि भाई अगर कुछ ऐसे संबंध बनता है तो श्योर है कि व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ना कुछ हासिल करके जरूर जाएगा। और जब हम बात करते हैं कि वह ग्रह उसके 10 मांस में हो, वह ग्रह उसके 9 मांस में हो, उसका मतलब सीधा सा बस ये है, जैसे मैंने बोला भी पंचमेश, 5वें घर का स्वामी शनि के 9 मास में हो। सीधा सा अर्थ का सिंपल अर्थ है कि पंचमेश 9 मास कुंडली में शनि की राशि में बैठा हूं। मैंने बोला वे छठे घर का स्वामी, छठे घर का स्वामी मंगल के 10 मास में हो, यानी कि छठे घर का स्वामी 10 मास कुंडली में मंगल की राशि में बैठा। समझ गई। जी सर। मैंने बोला भाई 8वें घर का स्वामी बुध के 9 मास में हो, 8वें का दो भी स्वामी बनेगा, वह 9 मास कुंडली में बुध की राशि में हो, बुध के 9 मास में आ जाएगा। बुध की जो राशियां होती है कन्या और मिथुन। तो हमने एक तो सूत्र, हाँ, ठीक है जी, हमने सूत्र लिखा है कि ये दत्तक पुत्र के लिए, एक और लिखेंगे आगे। पंचम भाव का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी मकर या कुंभ 9 मास में हो, यानी कि 9 मास कुंडली में मकर या कुंभ राशि में हो। पंचम भाव का स्वामी मकर या कुंभ 9 मास में हो, यानी कि 9 मास कुंडली में मकर या कुंभ राशि में हो,
बृहस्पति और शुक्र, बृहस्पति और शुक्र लगन कुंडली में अपने अपने राशि में हो। बृहस्पति की दो राशियां हैं, धनु और मीन। शुक्र की दो राशियां हैं, वृष और तुला। यानी कि बृहस्पति और शुक्र अपनी अपनी राशि में हो। पंचमेश मकर या कुंभ के नवमास में हो, यानी कि पंचमेश नवमास कुंडली में मकर या कुंभ राशि में बैठा हो। शुक्र और बृहस्पति अपनी अपनी राशि में हो। ऐसा व्यक्ति जिसकी कुंडली में योग है, ऐसा व्यक्ति पहले संतान अडॉप्ट करता है, यानी कि दत्तक पुत्र लेता है, दत्तक संतान लेता है। पहले वो अडॉप्ट करता है, उसके बाद उसे कुछ दिन बाद उसको संतान की प्राप्ति होती है। उसके कुछ दिन बाद उसे संतान की प्राप्ति होती है। ठीक है जी। पहले वो संतान को गोद लेगा, फिर उसके कुछ दिन बाद उसको अपने संतान की प्राप्ति होगी, और कुंडली में ऐसा योग है। एक और लिखा है मैंने, पहले आपको ध्यान हो कि संतान पिता के समान होगी, याद है ना? संतान पिता के समान कैसे होगी? जी बिल्कुल। लिखा है ना, याद है कुछ? लिखवाया था जी, वो पंचमेश का हाँ जी, संबंध हाँ जी सर। यानी शायद कि पता नहीं लग। पिता के जन्म लगन से, पिता के जन्म लगन से, जैसे मान ली एक कुंडली है, किसी पिता की कुंडली है, जैसे ये कुंडली है, ये किसी व्यक्ति की कुंडली है, और इसके जो दसम स्थान में जो राशि है, कौन सी है? मीन राशि है। इसे दसम स्थान में मीन राशि है। यदि इसकी जो संतान है, उसका लगन मीन हुआ, यदि इसकी संतान का लगन मीन हुआ, तो ऐसी संतान अपने पिता के समान होती है। जैसे पिता का स्वभाव होता है, पिता का व्यवसाय होता है, पिता की तरह होता है वैसा बच्चा। जिस जातक, जिस पिता पिता के जन्म सूत्र बनेगा ऐसे, पिता के जन्म से दसम स्थान में जो राशि है, पिता के जन्म स्थान में से दसम भाव में जो राशि है, यदि उस लगन का बच्चा का जन्म हो, या बच्चे का वह लगन हो, तो बच्चा अपने पिता के समान होता है। पिता के समान सद्गुण होते हैं संतान में। इसी प्रकार पिता के जन्म से तृतीय स्थान में, जैसे ये कुंडली है,
ये मान लो कुंडली पिता की है, तो इसके तृतीय स्थान में सिंह राशि हुई। ये कुंडली किसी पिता की है और इनके तृतीय स्थान में सिंह राशि हुई। यदि जब इसको बच्चा का जन्म होगा और उस बच्चे का लगन सिंह है, बच्चे का लगन सिंह है, तो बच्चा पिता की आज्ञा को मानने वाला होगा। पिता के जन्म से, पिता की जो जन्म कुंडली है, पिता की जन्म कुंडली में तीसरे स्थान में जो राशि है, पिता की जन्म कुंडली में तीसरे स्थान में जो राशि है, उस राशि का यदि वह राशि यदि बच्चे की लगन राशि बने, बच्चे का लगन बने, तो वह बच्चा अपने पिता की आज्ञा को मानने वाला होता है। पिता के जन्म से, पिता के जन्म कुंडली में छठे या आठवें घर में जो राशि है, पिता के जन्म कुंडली में छठे और आठवें भाव में, सिक्स्थ एवं एट्थ हाउस में जो राशि है और उनकी संतान का वह लगन हुआ, उनकी संतान का वह यदि लगन हुआ, जैसे मान लीजिए पिता के जन्म कुंडली में छठे घर में आठवीं और आठवें घर में 10वीं राशि हुई, उनको जो बच्चा है उस बच्चे का लगन 8 या 10 हुआ, तो ऐसा बच्चा अपने पिता से शत्रुता रखता है। ऐसा बच्चा अपने पिता से शत्रुता रखता है। यही सेम सूत्र आप माता की कुंडली में भी लगा सकते हैं। कुछ लोग पूछते हैं ना, भाई क्या इस संतान की पिता के साथ बनेगी या माता के साथ बनेगी? हाँ जी, पूछते ना, पिता के साथ हाँ बनेगी जी। माता के साथ बनेगी, तो ये सूत्र वहां पे काम आते हैं। सुनील जी, कोई सिंपल है? जी जैसे ये कुंडली है, ये कुंडली मिथुन लगन की है, जी छठे घर में वृश्चिक राशि है, आठवें घर में मकर राशि है। हम्म, यदि इस व्यक्ति को 3 संतान है और तीनों में से किसी एक संतान का लगन बनता है, वृश्चिक या मकर, तो उस संतान के साथ इसके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। या थर्ड हाउस में सिंह राशि है, यदि संतान का सिंह लगन हुआ, यदि संतान का सिंह लगन हुआ, तो वह संतान अपने पिता की आज्ञा को मानने वाली होगी। यदि संतान का 10वें घर में मीन राशि है, यदि संतान का मीन लगन हुआ, तो वह अपने पिता के समान गुणों वाली होगी। जैसे जैसे गुण पिता के अंदर हैं, वही गुण संतान के अंदर होंगे। ठीक है जी। जी। ये तो है इनके लिए। सर वो शत्रुता वाले कौन कौन सी राशि थी? 2। छठे और आठवें, ठीक है। छठे और आठवें घर में जो राशियां हैं, जी।
अच्छा, एक सूत्र लिखाता हूं आपको मैं आज, ये ध्यान से लिख लेना आप। ये सूत्र होता है, व्यक्ति अपनी संतान की कुंडली से अपने स्वयं का लगन ठीक कर सकता है, जांच कर सकता है कि क्या मेरा लगन सही है या गलत है। डाउट होता है ना अपने को भाई, जैसे क्योंकि जो 40-45 साल पुराने हैं, सभी के पास कुंडली नहीं होती, डेट ऑफ बर्थ होती है, लेकिन टाइम में थोड़ा कन्फर्म होता है कि टाइम सही कौन सा है, लगन कौन सा बनेगा। तो उस स्थिति में आप अपने संतान की कुंडली से अपना लगन शुद्धिकरण कर सकते हैं, लगन को शुद्ध कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। आगे इसके बारे में आपको पूरी डिटेल बताएंगे कि मेडिकली और ज्योतिषीय संबंध से हम कैसे अपने संतान की कुंडली से अपने लगन को सही कर सकते हैं। तो सूत्र लिखें इसका। संतान कोई भी हो या पहली? ज्यादातर पहले, जो ज्येष्ठ है। ज्येष्ठ संतान। तो इसका है, संतान की कुंडली में, संतान की कुंडली में, संतान की कुंडली में मंगल जिस राशि में बैठे, संतान की कुंडली में मंगल जिस राशि में बैठा हो, वह मंगल पिता की कुंडली में पिता की कुंडली में बैठकर, पिता की कुंडली में उसी राशि में बैठकर, जो संतान की कुंडली में जिस राशि में बैठा मंगल, पिता की कुंडली में मंगल उसी राशि में बैठकर यदि पंचम भाव, पंचमेश या लगन या लगनेश से संबंध बनाए, पंचम भाव या पंचमेश से, लगन या लगनेश से संबंध बनाए। संबंध कैसे होगा? या तो लगन में या पंचम में बैठा हो, या तो लगन में या पंचम में बैठा हो, या लगन या पंचमेश को दृष्ट करे या उनके साथ बैठा हो। देखो, देखो आप सुनील जी, और देखो, ये कुंडली किनकी है? ये कुंडली मेरे लड़के की है, ठीक है। मंगल कहाँ बैठे हैं? कुंभ राशि में। कहाँ बैठा है? बोलो। कुंभ राशि में। हाँ, मेरे को कुछ पता ही नहीं, वैसे कुछ दिख ही नहीं रहा। कुंभ राशि में, हाँ जी। यानी कि मंगल कुंभ राशि में बैठा है। अब मैं अपनी कुंडली खोलता हूँ। ये कुंडली कहाँ से है भाई?
कुंडली सेव नहीं क्या? चलो वैसे डाल लो, याद आपको तो। डालता हूँ। मंगल कुंभ राशि। कुंभ राशि में मंगल बैठे थे। मेरी कुंडली कुंभ राशि कहाँ है? सेकंड दूसरा हाउस भाव। में। यदि हम मंगल बैठ जाए, क्योंकि मंगल लड़की कुंडली में कहाँ बैठे? कुंभ राशि में। तो यही मंगल कुंभ राशि यहाँ बिठाना पड़ेगा। ठीक है जी। तो मंगल की चौथी दृष्टि कहाँ पड़ती है? पंचम हाउस पर। 1 2 3 4, यानी कि जो मेरा लगन है मकर लगन, ये सही लगन है। जो सूत्र मैंने आपको लिखवाया है कि संतान की कुंडली में मंगल जिस राशि में बैठा है, चाहे वो किसी भी राशि में बैठा हो, पिता की कुंडली में मंगल को उसी राशि में बिठाना है जो संतान की राशि में बैठा है। फिर चेक करना है क्या उस मंगल का संबंध पंचम भाव से, पंचमेश से, या लगन भाव से, या लग्नेश से बनता है क्या। बनेगा कैसे? या तो मंगल की पंचम भाव पर या लगन पर दृष्टि हो, या लग्नेश पर या पंचमेश पर दृष्टि हो, या इनके साथ बैठा हो, या लगन में पंचम में बैठा हो। ठीक है जी। ठीक है जी, एक बार मेरे को चेक करिए। बिल्कुल कर लेते हैं। आपके लड़के की कुंडली बोल लो गुड़िया की बोलनी ना। पड़ेगी। क्या नाम था बताइए मुझे, सी होगी। पहली गुड़िया, या हाँ, मान लो किसी भी संतान का कर सकते हैं। नहीं पहली गुड़िया देखो पहले। पहली का है जी 11 जून। नाम क्या है उसका? से वो पहले ही। सलोनी। चलो नहीं है। नहीं मिलेगा। हाँ इस बार 11 जून 2005। 2005। समय क्या है? हाँ जी। समय दिन के 1:30। 1:30। हाँ जी। अब देखो इस कुंडली में, इन कुंडली में जो मंगल है वो बैठे हैं मीन राशि में। मीन। मीन। ठीक है जी। हम आपकी जी। खोलते हैं अब। जी। मीन राशि में अब आपकी कुंडली मीन राशि कहाँ है? 10th हाउस में। जी। यदि मंगल को यहाँ बैठाऊं मैं, तो आठ दृष्टि कहाँ पड़ेगी? पंचम हाउस पर। हाँ जी। चौथी 7 लगन पे जी। चौथी लगन पर, यानी कि आपका लगन सही है। तो ऐसे आप लगन को चेक करते हैं, आपका लगन सही है। ये सभी को समझ में आया? सर एक बार फिर से बताइए ना। आप चेक करिए कि आपकी जो संतान, जैसे मान लीजिए इनकी संतान है, जी। ये इनकी संतान की कुंडली है, ये इनकी संतान की कुंडली में मंगल 12 भावों में कहीं पर भी बैठा हो,
हमने चेक करना है कि वो कौन सी राशि में बैठे। इनकी संतान कुंडली मंगल बैठा है मीन राशि में। हमने याद रखना है कि मंगल कहाँ बैठा है, मीन राशि में, 12वें राशि में। फिर हमने कुंडली खोलनी है किनकी, पिता की। तो पिता की कुंडली में हम मंगल को कहाँ बिठाएंगे, मंगल को बिठाएंगे मीन राशि में, क्योंकि संतान की कुंडली में कहा था वो मीन राशि में थे। तो हमने इस पिता की कुंडली में उसको मीन राशि में बैठा दिया। अब हम चेक करेंगे कि क्या मंगल का पंचम भाव से संबंध बन रहा है या लगन से, किसी भी एक से हो सकता है, पंचम से या लगन से, पंचमेश से या लग्नेश से। तो जब मंगल यहां बैठेंगे मीन राशि में, तो चौथी दृष्टि इनकी पड़ती है लगन पर। 1 2 3 4, यहां से कन्फर्म हो गया कि ठीक है। अब 8वीं दृष्टि पड़ती है पंचम भाव पर। इनमें से कोई एक संबंध बने, जरूरी नहीं कि पंचम और लगन दोनों का बने, किसी भी एक का बन जाए तो आपका लगन सही है। ये तो सही है जी। ये तो चलो मेरे को मेरी डेट ऑफ बर्थ का पता था, मान लो किसी को पता ना हो तो उसका कैसे? उसका ऐसा होता है, डेट ऑफ बर्थ पता हो, डेट ऑफ बर्थ जरूरी है। टाइम में अगर आगे पीछे हो, घंटा 2 घंटा मतलब कि ध्यान ना हो, फिर हम चेक कर सकते हैं कि भाई इसके लगन ये बनेगा। यानी ये तो कन्फर्म करने वाला सूत्र है, मान लो बिल, कन्फर्म बिल, कर सकते हैं बिल्कुल है बिल्कुल, ना, कि आप हमारा कंफर्म डेट कर ऑफ सकते हैं कि आपका लगन सही है या गलत है। लगन का है जैसे तो ये मान लो कि डेट ऑफ बर्थ ही कन्फर्म हो जाएगी, मान लो कि सही। हाँ हाँ, जैसे हम पूछते हैं ना पहले बुजुर्गों से कि हमारा जन्म कब हुआ, तो बोल देते हैं गाँव में कि शाम के टाइम हुआ। जैसे मैं शाम के से सूर्य अस्त होने को तब हुआ, तो उन्हें एक अंदाजा लगाया हुआ उस समय हो सकता है। फिर हम चेक कर सकते हैं कि हमारा लगन कौन सा है सही, वो कुंभ है, मीन है, कौन सा, उसके लिए कंफर्मेशन के लिए है। ठीक है जी, ये सूत्रों को डाउट तो नहीं किसी को। नहीं नहीं, एग्जाम्पल के लिए भी। जो सूत्र आज लिखवाए उनमें किसी को डाउट हो, नहीं सर। नहीं जी बिल्कुल। तो हमारे पास, सभी के पास एक तो कुंडलियां सभी के पास तो होंगी। हाँ जी। कुछ कुंडलियां ऐसी भी होंगी जिसको संतान नहीं हो रही, वे शादी को 4 साल 5 साल 6 साल हो चुके हैं, होंगी। हाँ जी हाँ जी। तो कल सभी ने, एक तो कुंडली मेरे पास भी है ऐसी, ठीक है। तो हमने हाँ जी। एक डाटा इकट्ठा करना, कल को हम 4 5 कुंडलियों पर सूत्र लगा के देखेंगे। ठीक है एक जी। कल ये और बताइए जी, जैसे फिर मान लो कई सवाल ऐसे आते हैं भी हमारे कब होगी संतान, मान लो एक तो ये होता है भी हो ही नहीं रही, हम्म, एक मान लो भाई न्यू मैरिड आते हैं, मान लो भाई कब होगी, तो उसके लिए उसका भी मैं मान लो। उसके लिए मैं आज क्लास लेने वाला, उन्होंने क्लास जानबूझ के नहीं ली, हाँ जी। क्योंकि वो थोड़ी हैवी चीज है। उसमें हम देखते हैं साथ में शनि, गुरु, मंगल और चंद्रमा का गोचर देखते हैं। ठीक है जी। क्योंकि किसी भी घटना को घटित करने के लिए 2 ग्रह जरूर चाहिए, शनि और गुरु। शनि कर्म का कारक है, कोई भी कर्म तब होता है जब शनि उसको अलाउ करता है। आप पलक झपकाते हैं, सांस लेते हैं, ये कर्म है। शनि की इजाजत के बगैर ये भी नहीं होता। और गुरु को ज्योतिष के अंदर जीव कहा जाता है। एक बार बृहस्पति, जो गुरुदेव हैं, देवों के गुरु, उन्होंने इंद्र की जान को बचाया था। तब से ही गुरु को जीव कहा जाता है। तो कोई भी घटना जब घटित होगी, उनका संबंध गुरु और शनि से होगा, तभी घटना घटेगी।
संतान कब हो सकती है, कब किन किन ग्रहों की दशा या अंतर्दशा में हो सकती है। कुछ संतान विवाह के 1 साल बाद तुरंत हो जाती है, कुछ 4-5 साल बाद नहीं होती। तो कौन सी दशाएं हैं, कब होती है, उसके बारे में इससे अगली क्लास में करें, कल से अगली क्लास में करेंगे बात। ठीक है। कल 4-5 कुंडली होनी चाहिए अपने पास, जिसके ऊपर आपको प्रैक्टिकल करवाया जा सके। क्योंकि सूत्र तो ऐसे होते हैं, हम लिख के उनको रख देते हैं कॉपी के अंदर, नोट्स बना के सजा के, बढ़िया। कन्फर्मेशन कब होती है, कन्फर्मेशन तब होती है जब उनको लगा के देखते हैं। तो जैसे हम इस उत्तर में लगा के देखा, लगन को कन्फर्म करने के लिए, इसे कन्फर्म हो गया, दिमाग के अंदर बात बैठ गई, ठीक है। ऐसे हम किसी सूत्र को 8-10 कुंडली पर लगा के देखेंगे तो आपका अभ्यास भी होगा, साथ में कन्फर्मेशन हो जाएगी, और वो रट्टाफिकेशन वाला काम खत्म हो जाएगा। सुनील जी, 2 कुंडलियां, जी। ठीक है।